तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के किए थे, तो इस वीडियो में भी इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन करेंगे। कुल मिलाकर हमारे चैनल पर जो है यहाँ पर 2000 प्लस क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। तो कुल यहाँ पर 40 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसमें हर वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अगर सारे वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ अगर आपको इन सभी पेपरों की PDF चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मेल आईडी के मेल आईडी पर जो है संपर्क कर सकते हैं। मेल आईडी जो है नीचे दी गई है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के 50 क्वेश्चन कराए जा रहे थे, तो ये पार्ट नंबर दूसरा यहाँ पर पार्ट चल रहा है। तो चलिए इसमें भी 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, तापक अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। हीटिंग, जैसा कि आप देखे होंगे प्रेस वगैरह में, प्रेस में जो है निक्रोम का तार प्रयुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये जो है अधिक जो है क्षमता वाला होता है, यानी कि अगर आप चाहे जितना इस पर लोड देंगे ये गलता नहीं है। यानी कि निक्रोम का तार जो है हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ट्रांसफार्मर में और यहाँ पर प्रेस वगैरह में जो है निक्रोम का तार लगाया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सरल भी क्वेश्चन है ये। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 है, अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक उपयुक्त वायरिंग प्रणाली कौन सी है। तो जैसा कि वायरमैन की वैकेंसी निकली हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन है। अस्थायी शेड के लिए अत्यधिक उपयुक्त वायरिंग प्रणाली कौन सी है। तो क्लीट वायरिंग इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है यहाँ पर, अपचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अपचाई और उपचाई दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ पर स्टेप डाउन और स्टेप अप। जैसा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में साइक्लो कन्वर्टर में आउटपुट आवृत्ति से निरंतर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, यहाँ पर दिष्ट धारा यानी कि डीसी से प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC पावर कन्वर्टर को क्या कहते हैं। तो DC को AC में कौन बदलता है, इन्वर्टर बदलता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। इन्वर्टर को हिंदी में अंतर्वर्तक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इन्वर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दिष्ट धारा मशीन यानी कि DC मशीन के घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो जो DC मशीन की जो भाग घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर। अगला सवाल है, फ्लोरोसेंट नलिका परिपथ में चोक का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है। तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है उसमें जो है चोक का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है आर्क को शुरू करना और इसे स्थिर करना, दोनों इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकाशीय ऊर्जा के प्रवाह की दर क्या होती है। तो इसके प्रवाह की दर ज्योति फ्लक्स यूनिमिनस फ्लक्स के बराबर होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। पूछा गया है पावर फैक्टर शोधन सिंक्रोनस मोटर जो है किस पर चलती है। तो जो सिंक्रोनस मोटर है ये शून्य भार और अति उत्तेजित क्षेत्र में चलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर को समानता उत्तेजन पर कब होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर टेक्निकल के किसी भी एग्ज़ाम में मोटर टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि TG2 में लगभग जो है 6 से 7 क्वेश्चन मोटर टॉपिक से आए थे। तो मोटर टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कोई भी टॉपिक पढ़िए ना पढ़िए, मोटर टॉपिक को ज़रूर पढ़िए, इससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 है। श्रृंग अंतराल निरोधक यानी कि हॉर्न गैप ओस्टर में अनुवर्ती धारा यानी कि फॉलो करंट को निम्नमान तक सीमित करने में मदद करता है। कौन मदद करता है यहाँ पर? श्रृंखला प्रतिरोध इसकी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर रोधक केबलों इंसुलेटेड केबल्स की संख्या जिन्हें इस्पात संवहनी स्टील कंडक्ट में खींचा जा सकता है, ये कितना होता है? यानी कि IS के नियम के अनुसार कितना होता है? तो IS 732 1983 ये इसका नियम निकाला गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला है यहाँ पर क्लास B प्रवर्धक यानी कि एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में रहता है, किसमें? केवल आधे चक्र के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 63 है परम शून्य एबसोल्यूट जीरो पर अर्धचालक एक आदर्श के रूप में जो है व्यवहार करता है, तो किसके रूप में? विद्युत रोधी के रूप में यह व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पर संयोजी बैंड वैलेंस बैंड और चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 0.995। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। काफ़ी अच्छे सवाल इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी यहाँ पर 2000 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे तो आपको जो है कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से नहीं रोक सकता। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है। एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र यानी कि कलेक्टर रीजन, उत्सर्जक क्षेत्र इमीटर रीजन जो है किससे बनाया जाता है? तो इसमें ये इससे बड़ा बनाया जाता है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्यूजों से संबंधित फ्यूजिंग कारक हमेशा कैसा होता है? तो यहाँ पर एक से अधिक होता है। यह 4 से सर्किट में, तो पहली बात आप ये बताइए, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए यह 4C का पूरा नाम क्या होता है? यह 4C फ्यूज का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके UPPCL TG2 के एग्ज़ाम में। यह 4C कार्टेज में भरड़ पदार्थ यानी कि फीलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है? तो ये समनाम माध्यम और शीतलन माध्यम यानी कि क्वेचिंग मीडियम और कूलिंग मीडियम के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है IE नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइनों के लिए निम्नतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए?
तो ये 20 फीट तक होना चाहिए। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, घरेलू उपकरणों की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ सर्किट में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर से कितनी ऊंचाई तक यहाँ पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर 2 मीटर से ऊपर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 की। निम्नलिखित समस्याओं में से किसे दूर करने के लिए अविरत विद्युत आपूर्ति यानी कि यूपीएस का उपयोग किया जाता है। तो इसे कहते हैं विद्युत कटौती, वोल्टता गिरावट और वोल्टता चढ़ाव, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एफईटी का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र के लागू होने पर अर्धचालक के समीप धारा में परिवर्तन पर लागू होता है। आईजीबीटी का सही पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे पिकअप धारा यानी कि पिकअप करंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पर वायु झोंका परिपथ वियोजक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क विलोपन के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उच्च दबाव वायु विस्फोट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है यहाँ पर कोष प्रसूप यानी कि सेल टाइप के छोटे ट्रांसफार्मर में समानतः किस छोटे प्रकार के कोड यानी कि क्रोर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर ई और आई टाइप के कोड यहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है, वोल्ट मीटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर को विभव पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक मानक निर्धारण रेटिंग क्या होता है। तो इसका रेटिंग होता है 110 वोल्ट तक होता है। अगला है यहाँ पर वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिकतम ऊष्मा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के कोर यानी कि कोर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का कार्य क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर का क्या होता है, यहाँ पर टैंक में नमी के बहाव को रोकना। टैंक में क्या होता है, यहाँ पर सिलिका जेल भरा होता है ब्रीडर में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि पोलों की संख्या 4 और स्लॉट की संख्या 24 हो तो पोल पिच कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्व करेंगे तो 6 स्लॉट इसका राइट आंसर आएगा। लैप और तरंग वेव कुंडलन वाइंडिंग के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। तो इसका अंतर होता है दिक् परिवर्तन कम्यूटेटर के संयोजन में, इसका राइट आंसर है। एक 8 ध्रुव पोल वाले द्विविपत्ति डुप्लीकेट्स लैंप कुंडलन में समांतर पथ होते हैं। तो 16 जो है इसका राइट आंसर है। डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण क्या होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। डीसी मोटर का वोल्टेज समीकरण V बराबर होता है EB प्लस IaRa, इसका राइट आंसर है। तापमान बढ़ने के साथ कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़ों को धोने के लिए खुद ड्रम घूमता है। तो ये टम्बलर प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, निम्नलिखित में से किस के कारण जो है स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है। तो यानी कि स्टील को चुंबकित करना कठिन क्या होता है, ये पूछा गया है। निम्न पारगम्यता यानी कि लो परमिएबिलिटी के कारण जो है इसको यहाँ पर चुंबकित करना कठिन होता है। किसी पदार्थ यानी कि मैटर की चुंबकीय पारगम्यता का क्या मतलब होता है। अगर पूछा जाए पारगम्यता क्या है, तो बल की चुंबकीय रेखाओं के लिए सामग्री की चालकता जो है इसका राइट आंसर है। दृष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का मूल कार्य क्या होता है। तो एसी को डीसी में बदलना किसका काम होता है, रेक्टिफायर का होता है। इसके अलावा जो है किसका काम क्या होता है, यहाँ पर एसी को डीसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है। यहाँ पर अगला सवाल की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, अंतर्वर्तक इन्वर्टर परिपथ का उपयोग किसके जो है बदलने के लिए प्रयुक्त होता है, डीसी वोल्टेज को एसी में बदलने के लिए। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसको स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज और धारा को यहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है। अगला है यहाँ पर ट्रांसफार्मर में गुंजन यानी कि हमिंग का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है चुंबकीय विरूपण यानी कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन जो है इसका राइट आंसर है। ट्रांसफार्मर चलते हैं तो किस पर चलते हैं ये ट्रांसफार्मर, लोड शक्ति गुणांक पर आधारित शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर पर ये चलते हैं। दीप्त लुमिनस फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो ल्यूमेन जो है इसका राइट आंसर है। सोडियम वाष्प लैंप की आंतरिक निस्सरण नलिका डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है। तो यहाँ पर नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर गैस से भरा टंगस्टन तंतु यानी कि फिलामेंट लैंप किस तापमान पर काम करता है। तो ये 300 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है। यदि हम घूर्णक यानी कि रोटर परिपथ में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर आरंभिक बलाघूर्ण टार्क में वृद्धि होगी, लेकिन अधिकतम बलाघूर्ण टार्क यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पर 3 फेज प्रेरक इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो 3 फेज वाली मोटर इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला रोटर जो कि घूमने वाला भाग होता है, स्टेटर जो कि यहाँ पर नहीं घूमने वाला भाग होता है। एकल फेज मोटर को चलाने वाले फ्रैक्शनल भिन्नात्मक हॉर्स पावर संधारित्र यानी कि कैपेसिटर की आरंभिक धारिता लगभग कितनी होती है। तो 300 होती है। सामान्य अश्वशक्ति यानी कि हॉर्स पावर की मोटर और बलाघूर्ण टार्क लोड के लिए एकल फेज प्रेरक मोटर का स्लिप 3 फेज प्रेरक मोटर के स्लिप होगा। तो यहाँ पर किससे अधिक होगा। अगला है यहाँ पर द्विमार्गी यानी कि एक ध्रुवी सिंगल 2 ध्रुवी यानी कि 2 फेज और सिंगल पोल स्विच का संयोजन जो है किस प्रकार नियंत्रित करता है। एक तार के 2 स्थानों पर इसको नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि पार्ट नंबर 2 था। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल गया होगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वीडियो के नीचे भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी इन सभी क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं तीसरे पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।